नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर है और इसका करंट अफेयर्स देखते हुए चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी सीजीएल या फिर बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है वीडियो। और ऐसे हम लोग डेली सुबह 7:30 बजे करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण आज का लाइव क्लास नहीं हो पाया। उसको हम रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको देते हुए चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले जो हम लोग कल पढ़े थे उसको भी रिवीजन करते हुए चलते हैं। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वारीन का 14वां एडिशन भारत के कौन से राज्य में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जाएगा? तो स्टार्ट हुआ है। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाएगा, जो केरल की राजधानी है। यहाँ पे भारत और किसके बीच? तो मालदीव के बीच में एक्वारीन एक्सरसाइज जो किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। भारत और मालदीव के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे ही गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका 14वां एडिशन है और कहाँ किया जाएगा? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल में कल हम लोग पढ़ा था, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और ये क्या है? तो इस तरह से अभी वर्तमान में कृषि मंत्री होने के साथ साथ ये ग्रामीण विकास मंत्री भी है। और इनके द्वारा सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का अभी उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में भारत ने पहली बार कौन सा रैंक इसको हासिल किया है? तो 8वीं बार इसकी रैंक हासिल की है। तो 8वीं रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक है? तो 8वीं रैंक हासिल किया है। और इसका आयोजन है जो कहाँ किया गया है? चीन की राजधानी ताइपे में इसका आयोजन। चीन के जो शहर एक चीन के ही पास में ताइवान देश है, उसी के राजधानी है ताइपे, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। दिव्यांग बच्चों के लिए पीयूष गोयल के द्वारा आयोजित वस्तुमत क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्थ मुंबई बोरीवली में। इस तरह से जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है, दिव्यांग छात्र हैं, उनको आगे खेल में आगे लाने के लिए इस तरह से क्या किया गया है? दिव्यांग क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नॉर्थ मुंबई बोरीवली में। और किसके द्वारा? तो इस तरह से पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी के नए चेयरमैन के बारे में बात किया गया। इसमें नियुक्ति किसका किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी। नाम आपको याद रखना है कि विवेक चतुर्वेदी अब क्या बने हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अभी चेयरमैन बने हैं। तो और भी बात कर ले सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ले, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल और इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया है अभी हाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2025-26 के लिए हाल ही में फीकी के प्रेसिडेंट का पद किसने संभाला है? तो अनंत गोयनका का नाम आपको याद रखना है। और ये 2025-26 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं किसका? फीकी का यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, जिसके स्थापना 1927 में पुरुषोत्तम ठाकुर दास और घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसका है जो स्थापना की जाती है। और महात्मा गांधी के द्वारा इसको समर्थन प्राप्त होता है। बेंगलुरु के सीएसआईआर नैल में भारत के हंसा 3 एनजी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये सीएसआईआर के लैब के द्वारा इसको बनाया गया है, जो मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? तो एयरक्राफ्ट के ट्रेनर फैसिलिटी यानी ट्रेनिंग फैसिलिटी को आगे बढ़ाएगा, जिस कारण से इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो हंसा 3 एनजी ट्रेनर एयरक्राफ्ट। और इसका उद्घाटन क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। अमरावती को भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल शहर किसने घोषित किया है? तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को इस तरह से क्या किया गया है? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो अंडमान में इसकी स्थापना की जा रही है, जो मुख्य रूप से कोरल रीफ के ऊपर रिसर्च करेगी। क्या उसमें किस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको डैमेज करता है, क्या किस कारण से, जैसे ओशन अगर गंदा होता है, समुद्र गंदा होता है, तो उस कारण से भी एसिडिफिकेशन होने के कारण भी क्या होता है? तो कोरल रीफ है जो डैमेज होते हैं। इस कारण से इस पे है जो रिसर्च करने के लिए ऐसे भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? अंडमान में किया जाएगा। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट डे देखते हुए चल रहे हैं। तो इसमें पहले हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक कंप्लीट किया है, उसमें अगस्त के और बढ़ते हुए 1 अगस्त को देख ले तो 1 अगस्त 2025 को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो बाधाओं को तोड़ना, प्रारंभिक पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद होता है। किस तरह से हम लोग जो बॉन्डेजेस है, लिमिट्स है, उसको बढ़ करके इस तरह से कैंसर के प्रति है जो जागरूक होकर के इसको है जो क्या तो इसको हटा सकते हैं, इसको है जो इसकी प्रारंभिक पहचान कर सकते हैं और इसकी देखभाल, जो इससे पीड़ित है उसको देखभाल कर सकते हैं और उसको रोग से निजात भी दिला सकते हैं। ऐसे विश्व लंगर कैंसर दिवस इसके लिए 1 अगस्त को मनाया गया। 1 अगस्त को और भी विश्व वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है, यानी WWW दिवस भी मनाया जाता है। तो जानते हैं WWW की स्थापना कब होती है? तो 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी याद रखना है, टिम वर्नर्स ली के द्वारा की जाती है।
वर्नर्स ली के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और एक सर्न में ये काम कर रहे थे उसी समय, सर्न के लिए काम कर रहे थे, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके लिए काम कर रहे थे उसी समय इसकी वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की जाती है। और इस बार इसका 2025 का थीम रहा कि भविष्य को सशक्त बनाना, समावेशी, सुरक्षित और खुली वेब का निर्माण करना इसका मुख्य रूप से इसका उद्देश्य रहा, इसका थीम रहा, इसका विषय रहा। 1 से 7 अगस्त 2025 की बात करें तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इसमें स्तनपान को प्राथमिकता देना है, अस्थायी समर्थन प्रणाली बनाए, यानी कि जो बच्चे शुरुआत में 1 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, उनको कम से कम क्या होना, लगातार माँ का दूध का ही सेवन करना चाहिए, कराना चाहिए, ताकि इस तरह से उनमें जो कह सकते हैं क्या, इम्यूनिटी पावर और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, उसका सोचने की क्षमता, मेंटल एबिलिटी और भी आगे आने वाले समय में उसका भविष्य में और बढ़ेगा, जिस कारण से शुरुआत में इसको स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। इस कारण से सरकार के द्वारा इस तरह से प्राथमिकता दी जाती है। और जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार में माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया, जिस कारण से अभी बहुत सारा इस तरह से रिसर्च भी और भी इसमें किया जा रहा है। अभी रिसर्च में ऐसा पाया गया कि बिहार के माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया, जिस कारण से इस पर और भी रिसर्च किया जा रहा है। और हो सकता है कि भविष्य में इसमें और भी कुछ इसमें रिसर्च करे और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी हो सरकार के द्वारा। 3 अगस्त की बात कर ले 2025 को, तो 15वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। यानी कि क्या, तो इसमें ऑर्गन डोनेशन डे है जो मनाया गया, 15वां भारतीय अंगदान दिवस। और ये अंगदान क्या होता है, तो जीवन संजीवनी अभियान, यानी कि यदि आपके पास, यानी किसी के माना कि कोई डेथ कर जाता है तो उसका डेड बॉडी ऐसे भी जला दिया जाता है, या फिर उस तरह से पोस्टमार्टम में इसको डेड बॉडी से जो इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको निकाल करके जो बच्चे हो या फिर कोई भी एज का हो उसको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि वो फिर अपना जीवन को उस तरह से उसके माध्यम से अपना आगे जीवन को आगे बढ़ा सके। तो इस कारण से है जिस तरह से अंगदान जीवन संजीवनी अभियान को इस तरह से आगे सम्मानित करने के लिए 15वां भारतीय अंगदान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। और आपको बता दें कि भारत पूरे विश्व में अंगदान करने में मामले में कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान, पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है। विश्व में है जो भारत का स्थान कितना है, तो 3rd स्थान है, जो अंगदान करने में भारत कितना स्थान पे है, तो 3rd स्थान पे है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा अंगदान, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया, तो पूरे 2024 वर्ष में क्या किया गया, सबसे ज्यादा अंगदान करने के मामले में तेलंगाना राज्य है जो प्रथम स्थान पे रहा। तो तेलंगाना प्रथम स्थान पे रहा, तेलंगाना प्रथम स्थान पे रहा, जो अंगदान करने में प्रथम स्थान पे रहा पूरे भारत में। तो इसको भी याद रखना है। और 7 अगस्त की बात करते हैं तो जानते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इसमें परंपरा में नवाचार को बुनना, यानी किस तरह से आप नए ट्रेडिशन में भी जो ट्रेडिशनल जो हम लोग उसमें इक्विपमेंट यूज कर रहे थे उसमें भी नया इनोवेशन लाना, नए नए टेक्नोलॉजी लाना, इसके माध्यम से और भी हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को आगे बढ़ाना है। इस कारण से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के थीम के ऊपर रखा गया है, परंपरा में नवाचार को बुनना। ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है, यानी कि भाला फेंक दिवस, यानी नेशनल जैवलिन थ्रो दिवस डे मनाया जाता है। और इसका इस बार थीम रहा कि ऊंचा लक्ष्य रखे, दूर फेंके, यानी किस तरह से जैवलिन जो फेंका जाता है, क्या, तो इसमें इस तरह से फेंका जाता है, जो आप नीरज चोपड़ा का नाम आपको पता होगा, जो भारत में ये ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 7 अगस्त को ही इस तरह से क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए ओलंपिक में। इस कारण से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त की बात करें तो विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। इसमें इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस जैसे सतत गैर जीवाश्म ईंधन विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य मकसद रहा। ये किस तरह से आप बायो रिफाइनरी, बायोडीजल, कर सकते क्या बायोगैस के ऊपर है जो मुख्य रूप से काम करेंगे। इसमें तो इसमें गैर जीवाश्म ईंधन को क्या करना है, तो इसमें आगे बढ़ाना, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको कम करना है और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आदि को कम करते हुए क्या करना है, तो इसमें सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, इथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। जिस कारण से आपने देखा कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, तो इसमें E20 को हासिल किया गया, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा कितना 20% होनी चाहिए। 100 ग्राम यदि पेट्रोल है तो उसमें 20% क्या रहेगा, 20 ग्राम रहेगा इथेनॉल रहेगा और 80 ग्राम क्या रहेगा, पेट्रोल रहेगा। तो इसको अभी भारत सरकार का जो टारगेट था पहले, इसने 2025 में ही कंप्लीट किया है, ऐसा अभी हाल ही में इसके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा यह घोषणा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का न्यूज क्या रहा है तो इसमें देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की बात करेंगे, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 की बात करेंगे, CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए 30वां NHRC सालाना डिबेट कंपटीशन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया और किसके द्वारा कराया गया, कौन विजेता बना, उसके ऊपर बात करेंगे। वार्षिक प्रोडक्शन और एक्विजिशन क्या है, तो कंट्रोलर ऑफ वार्षिक प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, इसके ऊपर बात करेंगे, कंट्रोलर की बात करेंगे। एयर मार्शल एयल्ला उमेश ने इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड का भी चार्ज संभाला है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज है
कि CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने CAPF के लिए 30वें NHRC सालाना डिबेट कंपटीशन में बेस्ट टीम के तौर पर ओवरऑल ट्रॉफी को जीत लिया है। तो इसमें CISF लिफ्ट्स द ओवरऑल ट्रॉफी एज द बेस्ट टीम इन द 30th NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन एनुअली डिबेट कंपटीशन फॉर CAPFs। तो NHRC ने SSB के साथ मिलकर के नई दिल्ली में CAPF के 30वां सालाना डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और टॉपिक क्या रहा, तो इसमें ह्यूमन राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच का बैलेंस किस तरह से किया जा सके, किस तरह से आप कोई भी फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस जाती है, यहाँ पे कोई भी जैसे मान ले कि कहीं पे वो ऑपरेशन पे जाती है या किस तरह से वो मिलिट्री ऑपरेशन करती है, तो उस समय उसको ह्यूमन राइट्स के साथ साथ उसको क्या करना है, तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए बैलेंस करके इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। इसके ऊपर मुख्य रूप से क्या बैलेंस करके इसी के ऊपर मुख्य रूप से थीम रखा गया और CISF ने इसमें बेस्ट टीम के तौर पे ओवरऑल रनिंग ट्रॉफी को जीत लिया है। और इंडिविजुअल फर्स्ट प्राइज की बात करें तो इसमें मयंक वर्मा हिंदी में और अरुंधति बी इंग्लिश में और दोनों CISF से इस तरह से जीता है। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो दीपक सिंह यादव जो असम राइफल्स में रहे और हिंदी में, और मेजर आदित्य पटेल जो असम राइफल्स के जवान हैं और ये अंग्रेजी में जीते हैं। तीसरा पुरस्कार आशुतोष सिंह जो BSF के हैं और नरेश चंद्र बजेठा जो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गाइड को इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार किसको किसको दिया गया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये SSB के साथ मिलकर किया गया था। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, और इसमें पहला पोजीशन रहा CISF का। तो CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अंदर में ही काम करता है और इसमें BSF हो गया, SSB हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, जैसे पूरे इस तरह से क्या, तो इसमें काम करते हैं। तो CAPF के लिए 30वें NHRC एनुअल डिबेट कंपटीशन में कौन से फोर्स ने ओवरऑल ट्रॉफी जीता है, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी और क्या, तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इसमें ह्यूमन राइट्स को भी बचाए रखना इसका मुख्य रूप से जिम्मेदारी है, उसके ऊपर बैलेंस करने की बात की जाती है। और इसमें है जो पहला स्थान इसमें CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको है जो क्या, तो इसमें ओवरऑल ट्रॉफी को जीता गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो भारत को पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया और इसमें इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसमें इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और इसमें इसके जो कह सकते हैं इसके अध्यक्ष रहेंगे कौन, तो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। तो भारत को पहली बार है, याद रखना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी इंटरनेशनल आइडिया की चेयरपर्सन बनने के लिए इनवाइट किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार स्टॉकहोम स्वीडन में इस तरह से चेयरपर्सन बनने जा रहे हैं। इंटरनेशनल आइडिया 1995 में शुरू हुई है। कब से, तो 1995 से शुरू है और एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसके कितने मेंबर है, तो इसमें 37 मेंबर देश है और US और जापान जैसे भी इसमें क्या देश इसमें ऑब्जर्वर के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। और इसे 2003 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्वर का भी स्टेटस है जो दिया गया है कि किस तरह से इसमें काम कर रहा है। तो इस तरह से भारत को और भी इंटरनेशनल रूप से डेमोक्रेसी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर मुख्य रूप से इलेक्शन कमिश्नर जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन है, तो ज्ञानेश कुमार, इनको इस तरह से इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी इंटरनेशनल आइडिया की स्थापना किस साल हुई थी, तो आपको पता है कि कब, तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला न्यूज है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है और इसमें बेल्जियम से फाइनल हारने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल से इसको संतोष करना पड़ा, यानी कि सिल्वर मेडल इसने भारत को जीता है। भारत ने कहा, तो इसका आयोजन किया गया था मलेशिया के इपोह में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने क्या, तो बेल्जियम से हार करके इस तरह से लगातार दूसरी बार, ऐसे 6 साल बाद इसमें है जो प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। लेकिन 2019 में भी जब खेला था भारत ने, तो उसमें भी है जो फाइनल मुकाबला हार गया था और उसमें भी सिल्वर मेडल जीता था और आज फिर भी है जो उसने सिल्वर मेडल ही जीता है। इस कारण से फिर से किससे हारा, तो इससे ये बेल्जियम से हार कर फाइनल मुकाबला भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। तो मलेशिया के कहां पे किया गया इसका आयोजन, इपोह में इसका आयोजन किया गया। इसमें सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में बेल्जियम से 1-0 से हारने के बाद भारत ने सिल्वर मेडल इस तरह से जीत लिया है, यानी कि एक गोल किसके द्वारा, बेल्जियम के द्वारा किया गया और भारत की तरफ से कोई भी गोल नहीं किया गया। हिब्यू स्ट्राथबॉक्स 34 ने एकमात्र गोल किया जिससे बेल्जियम को अपना पहला सुल्तान अजलान शाह कप इस तरह से टाइटल मिल गया, यानी कि बेल्जियम का यह पहला मुकाबला जीता गया है जो फाइनल मुकाबला था। दुनिया की नंबर 7 टीम भारत क्या, तो 7वां नंबर का भी टीम है और 6 साल बाद भारत लौटा है और लगातार दूसरी बार रनर अप रहा। 2019 का फाइनल भी हार गया था। न्यूजीलैंड ने मलेशिया को 6-1 से हराकर फिर ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा जमाया है। तो इस तरह से गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड बेल्जियम ने जीता, सिल्वर इंडिया ने जीता और थर्ड पोजीशन कौन रहा, तो इसमें न्यूजीलैंड ने मलेशिया को हराकर थर्ड पोजीशन जीता है। चौथा पोजीशन किसका, तो मलेशिया का रहा।
तो सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में भारत को किसने हराया है? तो इसको हराया है बेल्जियम ने हराया है। और बेल्जियम की राजधानी का है ब्रुसेल्स है, जहां पे नाटो का क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1949 में अप्रैल 1949 में होती है। और इसके जो अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है अभी नाटो के? तो मार्क रूटे इसके क्या है? तो अभी अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ट्रिसा गायत्री ने सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब जीता है। तो सैयद मोदी जो टूर्नामेंट होता है ये मुख्य रूप से किससे? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी आपको नाम याद रखना है। और इसमें ट्रिसा और गायत्री ने सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। तो टॉप सीड ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने लखनऊ में, कहां पे? लखनऊ में, इस तरह से याद रखना है, जो लोकेशन आपको याद रखना है कि लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में अपना विमेंस डबल्स टाइटल डिफेंड किया है और इस तरह से बचाव किया है। उन्होंने बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में 76 मिनट के फाइनल में जापान की काहो ओसावा और माई तनाबे को हराकर इस तरह से मुकाबला जीता है। और पहला गेम हारने के बाद भी इंडियन जोड़ी ने अगले 2 गेम में दबदबा बनाते हुए लगातार अपना दूसरा टाइटल इस तरह से जीत लिया। लगातार दूसरा टाइटल है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? तो ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। सैयद मोदी टूर्नामेंट किसके लिए होता है? तो ये टूर्नामेंट बैडमिंटन में से संबंधित है, ठीक है। और इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। और यहां देख सकते हैं किसने जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल्स का खिताब जीता है ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वाइस एडमिरल संजय साधु ने वारशिप प्रोडक्शन और एक्विजिशन के कंट्रोलर का पद संभाल लिया है, ठीक है। वाइस एडमिरल संजय साधु टेक्स ओवर एज कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। तो इस तरह से संभाल लिया इसका पद को। तो वाइस एडमिरल संजय साधु ने 28 नवंबर को इंडियन नेवी के वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के कंट्रोलर का पद संभाला है। उनके पास 38 साल का अनुभव है और उन्हें 1987 में कमीशन किया गया था, इंडियन नेवी में किया गया था, ठीक है। और उन्हें INS विराट, INS ब्रह्मपुत्रा और INS दूनागिरी पर भी काम किया है। और नेवल डॉकयार्ड मुंबई और नेवल शिप रिपेयर गार्ड कारवार में भी अहम टेक्निकल भूमिका को निभाया है। तो इस कारण से उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इस तरह से उनको काम दिया गया है, उनको इस तरह से क्या किया गया है? तो इसमें वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के कंट्रोलर पद को दिया गया है, जिसका नाम क्या है? संजय साधु, जो वाइस एडमिरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है, तो इस तरह से आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंडियन नेवी के वार्षिक प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन कंट्रोलर का चार्ज किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल संजय साधु ने संभाला है। अगला न्यूज है कि एयर मार्शल यल्ला उमेश ने इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड का कार्यभार संभाला है। यानी कि एयर मार्शल यल्ला उमेश एज्यूम्स चार्ज ऑफ इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड, इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड का इस तरह से पदभार को ग्रहण किया है। और इस तरह से यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो एयर मार्शल यल्ला उमेश ने 1 दिसंबर 2025 को इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड के 39वें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला है। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में ब्रांच में इन्होंने कमीशन होने के बाद उन्होंने कॉम्बैट ट्रांसपोर्ट और स्पेशलिस्ट फ्लीट में भी उन्होंने काम किया है। पहले डायरेक्टर जनरल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम किया, उन्हें खास सेवा भी मेडल दिया गया है। एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने हैं। और इस तरह से इनका नाम आपको याद रखना है, यल्ला उमेश जो क्या बने हैं? तो इस तरह से ये इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड के 39वें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला है। तो इस तरह से 1 दिसंबर 2025 को इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड के 39वें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो इनका नाम क्या है? एयर मार्शल यल्ला उमेश। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे वाटर पॉजिटिव स्टेटस मिला है। तो वाटर पॉजिटिव स्टेटस किसको मिला है? तो अभी आपने देखा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, जिसकी कैपेसिटी हर साल 40 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर की है। यानी कि 40 मिलियन से ज्यादा हर एक साल इसमें क्या करता है? तो इसमें आवागमन करता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO कौन है? तो विदेही कुमार जयपुरियार ने बताया है कि वाटर पॉजिटिविटी रिसोर्स के जिम्मेदार इस्तेमाल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति भी कमिटमेंट को दिखाती है। और किस तरह से है जो क्या? तो वाटर का किस तरह से मैनेजमेंट होना है, किस तरह से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और किस तरह से एक पॉजिटिव रूप से रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना, इसके लिए है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है? तो देख सकते हैं कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जिसने वाटर पॉजिटिव स्टेटस मिला है, तो ये कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ है? नई दिल्ली में इसका लोकेशन है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाव के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यानी कि जो दाव है ये कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक इस तरह से हाथ से बना हुआ कह सकते हैं कि क्या ब्लेड टाइप का है, और ये है जो क्या? तो इस तरह से जीआई टैग इसको दिया गया, जो इसका पारंपरिक ब्लेड है अरुणाचल प्रदेश का। इसका नाम क्या है? दाव है। दाव जो हाथ से बना एक पारंपरिक ब्लेड है, इसे जीआई टैग दिया गया, और जो राज्य की देसी कारीगरी को भी ये बचाए रखता है और इस तरह से इसकी महत्ता को भी बनाए रखता है। तो राज्य का लक्ष्य है कि 2030 तक जीआई प्रोडक्ट चीजों को बढ़ाकर 50 करना है, ताकि पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी आर्थिक मौकों को भी बढ़ावा मिल सके। यानी कि ऐसा अरुणाचल प्रदेश का मुख्य रूप से क्या है? तो इस तरह से इसका लक्ष्य है कि 2030 तक ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है जो जीआई टैग से जीआई टैग प्रोडक्ट हो, जिसका संख्या 50 करना है। तो दाव पूछ सकता है कि जाओ अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का इस तरह से प्रोडक्ट है? तो ये क्या है? तो हाथ से बना हुआ, ये हाथ से बना हुआ एक पारंपरिक ब्लेड, या कह सकते हैं इसमें जो कह सकते काटने वाला जो है उस तरह से बनाया गया है, जो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश दाव को हाल ही में कौन सी चीज के लिए मान्यता मिली है? तो इसमें देख सकते हैं इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। जानते हैं जीआई टैग की शुरुआत कब से होती है? तो 2003 से शुरुआत होती है, जब दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था भारत में। वहीं 1999 में जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनती है, जो 10 सालों के लिए इस तरह से किसी भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट को, यानी किसी अनोखे क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रोडक्ट जिसके महत्ता या उसकी अनोखीपन है जो बरकरार रहे, उसके क्षेत्र में उसकी उपलब्धता बनी रहे और उसकी ओरिजिनल यानी जेन्युइनिटी भी बनी रहे, उसके कारण उसको जीआई टैग दिया जाता है 10 सालों के लिए। और ऐसे ही अलग अलग, जैसे कि इसमें मुख्य रूप से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में इसको रिव्यू करती है, और उस तरह से उसमें भी उसके द्वारा भी ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसके द्वारा भी चीजों को संरक्षित करते हैं और उसको जो रियल प्रोड्यूसर उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डीपी वर्ल्ड ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो जानते हैं अभिषेक शर्मा का नाम आपने सुना होगा, जो टी20 में काफी है, जो इस तरह से तबाही मचाते चल रहे हैं और हैदराबाद आईपीएल टीम से ये खेलते हैं। तो डीपी वर्ल्ड ने भारतीय क्रिकेट अभिषेक शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो सचिन तेंदुलकर और टॉमी फ्लीटवुड के साथ भी ये जुड़ जाएंगे। तो इसमें अभिषेक शर्मा ने हाल ही में 2025 डीपी वर्ल्ड एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया। 7 टी20 इंटरनेशनल इनिंग में 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल नंबर 1 बैटर बनने में मदद किया और अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग भी उन्होंने हासिल किया है। तो कौन? ये अभिषेक शर्मा, जो ये बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है और ये पार्ट टाइम स्पिनर भी है। तो डीपी वर्ल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे साइन किया गया? तो इनका नाम क्या है? तो अभिषेक शर्मा है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अभिषेक शर्मा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जैसा बहुत सारे लोग इसमें बताते चल रहे हैं। तो इसमें बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वामरीन का 14वां एडिशन भारत के किस राज्य में होगा? इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा। और आपको बता दें किसके बीच में किया जाता है, तो ये इसका 14th एडिशन इसका अभी हाल ही में आयोजन किया जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में, और भारत और मालदीव के बीच में किया जाएगा। लेकिन आपको जगह बताना है कि इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाकी आप एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका इस तरह से पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो ये बोर्ड पीडीएफ है। इसका प्रिंटेबल नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।